अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 2 ऑफ द स्पेसिफिक लीफ एक्ट, सेक्शन 12 से 30 तक। तो लास्ट टाइम हमने सेक्शन 13 से 17 तक डिस्कस किए थे पार्ट परफॉर्मेंस के हवाले से कि उसमें हमने ये पढ़ा था कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की क्या पार्शियली परफॉर्मेंस हो सकती है, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम कम्प्लीटली किसी भी वजह से परफॉर्म नहीं कर सकते एज इट इज़ जैसा कि हुआ था, लेकिन उसका कुछ पार्ट परफॉर्मेबल है, तो क्या उसकी हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आज हम सेक्शन 18 में डिस्कस करेंगे राइट्स ऑफ परचेजर और लेसर व्हेन द टाइटल ऑफ सेलर और वेंडर इज इम्परफेक्ट, यानी किसी शख्स ने कोई प्रॉपर्टी बेची है या लीज पे दी है और दूसरे शख्स ने वो प्रॉपर्टी खरीदी है या लीज पे ली है, लेकिन बेचने वाले शख्स का जो उस प्रॉपर्टी पे टाइटल था वो इम्परफेक्ट टाइटल था, यानी वो लीगली उसके लिए अथॉराइज नहीं था कि वो उस प्रॉपर्टी को बेच सके। उसका जो टाइटल था वो कम्प्लीटली उसको इख्तियार नहीं देता था कि वो उस प्रॉपर्टी को बेच सके या लीज पे दे सके, लेकिन फिर भी उसने वो प्रॉपर्टी बेच दी। अब उस सूरत में परचेजर या लेसी जिसने वो प्रॉपर्टी लीज पे लिया या खरीदी है, उसके क्या क्या राइट्स होंगे, बेसिकली वो हमने इस सेक्शन में डिस्कस करने। मैं आपको एग्जांपल के तहत समझाता हूँ कि इम्परफेक्ट टाइटल क्या होता है और इस सेक्शन में हमने क्या पढ़ना है। मिसाल के तौर पे ए और बी दो शख्स हैं, इनके दरमियान किसी प्रॉपर्टी पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट टू सेल। ए ये घर लगा रहे, ए ये घर बेच रहा है बी को विद कंसिडरेशन ऑफ 50 लाख, बी ये घर खरीद रहा है, एग्रीमेंट टू सेल हो गया। अब किसी भी वजह से ए का जो इस घर पे टाइटल है वो इम्परफेक्ट है, यानी कि या तो ये घर ए ने कहीं पे मॉर्गेज रखा हुआ है, इसके घर के बदले में कहीं पे लोन लिया हुआ है, या मूवेबल प्रॉपर्टी है तो प्लेज किया हुआ है उस प्रॉपर्टी को, या किसी भी वजह से इसका जो इस प्रॉपर्टी पे टाइटल है वो इम्परफेक्ट है। मे बी इस प्रॉपर्टी का टाइटल डिस्प्यूटेड हो और उस पर कोई कोर्ट में अभी सूट चल रहा हो, कोर्ट ने अभी डिक्लेयर ना किया हो कि इस प्रॉपर्टी पे टाइटल ए का है, तो भी उसका टाइटल इम्परफेक्ट हुआ। यानी कि जब सेलर का या वेंडर का जो टाइटल है वो इम्परफेक्ट है और उस सूरत में बी अगर वो प्रॉपर्टी खरीद लेता है, तो उस सूरत में बी के क्या राइट्स होंगे, वो बेसिकली हमने सेक्शन 18 में आज डिस्कस करने। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी बियर एक्ट की लैंग्वेज से। बियर एक्ट सेक्शन 18 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, परचेजर्स राइट अगेंस्ट वेंडर विद इम्परफेक्ट टाइटल। वेंडर बेसिकली दोनों चीज़ों को शामिल हो जाती है वेंडर में, लेसर भी और सेलर भी। तो वेयर अ पर्सन कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेल और लेट सर्टेन प्रॉपर्टी हैविंग ओनली एन इम्परफेक्ट टाइटल देयर टू, जहाँ पे कोई शख्स किसी भी प्रॉपर्टी को बेचता है या उसको लीज पे देता है, लेकिन उस शख्स का उस प्रॉपर्टी पे टाइटल जो इम्परफेक्ट है, द परचेजर और लेसी, यानी जो खरीद रहा है उस प्रॉपर्टी को वो, या लेसी जो उस प्रॉपर्टी को लीज पे ले रहा है, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस चैप्टर, यानी कि अगर जो नीचे उसने परचेजर के राइट बताएं, इन राइट्स को किसी और जगह पे इसी चैप्टर में डिनाई किया गया है तो ये राइट डिनाइड समझे जाएंगे। अगर जो राइट्स बताएं इनको इस चैप्टर में कहीं और जगह पे इनके कोई अगेंस्ट बात नहीं की गई, तो ये राइट यानी इंटैक्ट है और परचेजर इन राइट्स को क्लेम कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस चैप्टर हैज द फॉलोइंग राइट्स, तो ये राइट परचेजर रखता है उस प्रॉपर्टी पे जिस प्रॉपर्टी को उसने खरीदा था, लेकिन उस प्रॉपर्टी को जिस शख्स से खरीदा था उस शख्स का जो टाइटल था वो उस प्रॉपर्टी पे इम्परफेक्ट था। तो क्लॉज ए हम पढ़ते हैं, इफ द वेंडर और लेसर हैज सब्सिक्वेंटली टू द सेल और लीज एक्वायर्ड एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। अब सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट बेसिकली हम देखते हैं सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट क्या होता है। एक होता है प्रायर इंटरेस्ट, दूसरा होता है सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट, या जिस तरह हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में एक और चीज़ भी पढ़ी थी, कंडीशन प्रेसिडेंट कंडीशन सब्सिक्वेंट, यानी जो चीज़ बाद में हो। मिसाल जिस तरह इस प्रॉपर्टी पे जो टाइटल था ए का वो इम्परफेक्ट था, लेकिन सब्सिक्वेंटली
यानी बाद में वो उसका टाइटल उस प्रॉपर्टी पे मिसाल के तौर पे परफेक्ट हो गया, या जिससे हमने मिसाल ली थी ए ने प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखवाई हुई थी किसी के पास, लेकिन उसने उसके बावजूद भी ये प्रॉपर्टी बी को बेच दी, तो उसका टाइटल इम्परफेक्ट हुआ। लेकिन बाद में वो अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज से रिलीज करा लेता है उसका लोन दे के। अब तो इसका जो टाइटल था उस प्रॉपर्टी पे वो परफेक्ट हो गया ना। तो यही बात वो कर रहा है कि सब्सिक्वेंटली अगर किसी भी किस्म का इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी पे वेंडर का क्रिएट हो जाता है, वेंडर कोई भी सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी पे ले लेता है, तो वो इंटरेस्ट उसे लाजमी परचेजर को देना होगा। परचेजर का राइट होगा कि जो सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी पे, जिस प्रॉपर्टी को उसने उस शख्स से खरीदा था, जिस शख्स का टाइटल इम्परफेक्ट था, उस शख्स का कोई उस प्रॉपर्टी पे जो सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, तो उस प्रॉपर्टी के उस इंटरेस्ट को परचेजर क्लेम कर सकता है, किसी भी इंटरेस्ट को। सिर्फ ये ही नहीं कि टाइटल उसका परफेक्ट हो गया, और भी किसी किस्म का इंटरेस्ट जो उस पे, उस प्रॉपर्टी पे कोई भी क्रिएट हुआ है। टाइटल बेसिकली बेशक उसका परफेक्ट ना हुआ हो, लेकिन किसी किस्म का उस पे इंटरेस्ट क्रिएट हो गया हो, तो यहाँ इंटरेस्ट का वर्ड यूज हुआ है। एनी इंटरेस्ट, किसी किस्म का भी इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी पे क्रिएट हो गया, तो वो इंटरेस्ट अब परचेजर का समझा जाएगा, और परचेजर का वो राइट है, परचेजर उस राइट को क्लेम कर सकता है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं इफ द वेंडर और लेसर हैज सब्सिक्वेंटली टू द सेल, वही क्लॉज दोबारा पढ़ रहे हैं, हैज सब्सिक्वेंटली टू द सेल और लीज acquired any interest in the property, the purchaser or lessee may compel him to make good the contract out of such interest। यानी जो उस प्रॉपर्टी पे उसका इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, उस इंटरेस्ट से वो परचेजर को जो डिफेक्ट था, उसके डिफेक्ट टाइटल की वजह से परचेजर को जो एक डेफिशिएंसी थी परचेजर के पास, या उसको जो लॉस हुआ था, उसको मेक गुड करना है। यानी उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो बियॉन्ड द पावर्स किया था, उसने उस चीज का कॉन्ट्रैक्ट किया था जिस चीज का अभी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता था, या अपनी पावर को एक्सीड करके उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन बाद में उसके पास वो कॉन्ट्रैक्ट करने की पावर आ गई। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को, जो डेफिशिएंसी वाला कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें इम्परफेक्ट टाइटल के बावजूद उसने प्रॉपर्टी सेल कर दी थी, उसको मेक गुड करेगा, टू मेक गुड। ये बेसिकली एक कॉमन लॉ की डॉक्ट्रिन है, उस पे ये सारा सेक्शन बेस करता है, या इक्विटेबल डॉक्ट्रिन पे बेस करता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसको आपने जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसमें कोई डेफिशिएंसी थी, लेकिन बाद में आप उस कॉन्ट्रैक्ट को गुड बना सकते हैं, उस डेफिशिएंसी को ख़त्म कर सकते हैं, तो आपको डेफिशिएंसी ख़त्म करना आप पे ऑब्लिगेशन है, और दूसरी पार्टी का वो राइट है। उसी हवाले से मैं आपको एक जजमेंट बता देता हूँ। बेसिकली ये दो जजमेंट हैं, इनमें यही बात डिस्कस की है कि टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट गुड, अगर सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट कोई क्रिएट हो जाता है उस शख्स का जिसने इम्परफेक्ट टाइटल था और उसने प्रॉपर्टी वो परचेज सेल कर दी थी या लीज पे दे दी थी, तो बाद में वो उस कॉन्ट्रैक्ट को गुड बनाएगा। हेड नोट मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि क्या है उस जजमेंट का हेड नोट। ये है बेसिकली हाँ, Section 18 of Specific Leaf Act 1877 provides that a person entering into an agreement for sale of a property having imperfect title but subsequently acquiring interest in the property is bound दूसरी पार्टी यानी उसको कंपेल करा सकती है कि वो अपनी ऑब्लिगेशन अब फुलफिल करे, जो उसकी ऑब्लिगेशन बनती थी कि कॉन्ट्रैक्ट को मेक गुड करे, उसको इज बाउंड टू मेक गुड द कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ सच इंटरेस्ट, जो उसका इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है। टाइटल ऑफ प्लेंटिफ दो इम्परफेक्ट एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीमेंट, यानी एग्जीक्यूशन का जो टाइम था एग्रीमेंट की, मिसाल के तौर पे इनके दरमियान 1 माह का एक टाइम था कि 1 माह के बाद बी ए को 50 लाख रुपए देगा और ए उसको ये घर दे देगा। उस टाइम तक उसका टाइटल बेसिकली चाहे परफेक्ट ना हुआ हो, लेकिन बाद में भी किसी किस्म का इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट को मेक गुड करेगा। यही बात वो कह रहा है कि टाइटल ऑफ प्लेंटिफ थो इम्परफेक्ट एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीमेंट बट द प्लेंटिफ सब्सिक्वेंटली एक्वायरिंग इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी इज बाउंड टू मेक गुड द कॉन्ट्रैक्ट। यही बात की गई, ये मेक गुड वाली। अब वो डॉक्ट्रिन वाली जो जजमेंट है वो इक्विटेबल डॉक्ट्रिन वाली वो ये है, और ये मेक गुड वाली जो दो मैंने बताई है।
डॉक्ट्रिन वाली जजमेंट में एक आ गया है, हेड नोट पढ़ लो, द प्रिंसिपल इज बेस्ड, दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड, यानी कौन सा प्रिंसिपल, मेक गुड वाला, बेस्ड partly on the common law doctrine that if a person entering into an agreement does not possess that much of the title convenanted for, यानी जो उसने टाइटल कन्वीनेंट किया था, दूसरी पार्टी को ट्रांसफर करना चाहा था, उस टाइटल का वो अथॉरिटी नहीं थी उसके पास, उसने बियॉन्ड द अथॉरिटी जाके कोई टाइटल अपना एक किस्म का सेल किया है, तो उस सूरत में क्या होगा, does not possess that much of title convenanted for but subsequently acquires the benefit of his subsequent acquisition automatically goes to the grantee partly, यानी इसके पास गारंटी कौन है, जिसने वो टाइटल जिसको ग्रांट किया था, जिसको टाइटल ग्रांट किया गया था, यहाँ पे गारंटी बी है, गारंटी पार्टली ऑन द इक्विटेबल डॉक्ट्रिन डेट, क्या डॉक्ट्रिन है, अ मैन हु हैज प्रोमिस्ड मोर देन ही कैन परफॉर्म मस्ट मेक गुड हिज कॉन्ट्रैक्ट when he acquires the power of performance। आगे वो इसी जजमेंट में भी यही बात भी कह रहा है कि ये जो सेक्शन है ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट पे अप्लाई होगा, एक्सप्रेसली चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे इम्प्लाइडली कॉन्ट्रैक्ट हो। द सेक्शन इज नॉट ओनली एप्लीकेबल टू एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स बट टू इम्प्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स आल्सो। तो ये क्लॉज ए को हमने इलेबोरेटली डिस्कस किया है कि बाद में अगर कोई सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में क्रिएट होता है तो सेलर की या वेंडर की ये जिम्मेदारी है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को मैं गुड करे और उस कॉन्ट्रैक्ट में जो डेफिशिएंसी थी, जो उसका टाइटल इम्परफेक्ट था, उसको परफेक्ट करे और डेफिशिएंसी को खत्म करे। अब हम आते हैं क्लॉज बी की तरफ। क्लॉज बी ऑफ द सेक्शन 18 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। अच्छा, where the concurrence of other persons is necessary to validate the title, यानी जब उसने प्रॉपर्टी उसको सेल की थी उस वक्त उसका टाइटल इम्परफेक्ट था। इम्परफेक्ट किस वजह से था कि इसने किसी और शख्स से वो प्रॉपर्टी बेचने की परमिशन लेनी थी, यानी इसका टाइटल इम्परफेक्ट इस वजह से था कि उसने किसी और शख्स से कंकरेंस लेनी थी, इजाजत लेनी थी कि वो उस प्रॉपर्टी को बेच रहा है, उसको बेच सकता है वो। अच्छा, is necessary to validate the title and they are bound to convey at the vendor or lesser's request। और सी भी बाउंड था कि जब ये इससे परमिशन सीख करे तो सी इसे परमिशन दे कि आप वाकई में प्रॉपर्टी बेच दें। यानी ये अक्सर एक म्यूचुअलिटी की बेस पे कॉन्ट्रैक्ट लोग कर लेते हैं कि मैं आपको जब एक प्रॉपर्टी बेचूंगा, ये प्रॉपर्टी तो पहले मैं आपको बताऊंगा, आप परमिशन देंगे तो फिर मैं आप आगे ये प्रॉपर्टी किसी तीसरे शख्स को बेचूंगा, लेकिन जब मैं आपसे परमिशन सीख करूंगा तो आपने मुझे परमिशन देनी है। यानी सी इधर बाउंड है कि जब ए उससे परमिशन सीख करता है तो वो सी को ए को परमिशन देने का पाबंद है, लेकिन ए उससे परमिशन सीख करता ही नहीं है, तो अगर वो प्रॉपर्टी बेच देता है तो वो टाइटल इम्परफेक्ट है। अब बी जो है ये इसको कंपेल कर सकता है ए को कि आप अब सी से कंकरेंस लें और अपना टाइटल परफेक्ट करें और फिर इस कॉन्ट्रैक्ट को मेक गुड करें, इसको परफॉर्म करें। यही बात कह रहा है, where the concurrence of other persons is necessary to validate the title। इस पर्सन की कंकरेंस जरूरी है to validate the title of A and they are bound to convey at the vendor or lesser request। और ये शख्स बाउंड है कि वो जब भी उससे कंकरेंस सीख करे, उसकी परमिशन सीख करे कि उसको परमिशन देने का वो पाबंद है। द परचेजर या लेसर अगर लीज का कॉन्ट्रैक्ट है, परचेजर और लेसर नहीं लेसी may compel him to procure such concurrence। तो बी इसको कंपेल कर सकता है कि वो अपनी कंकरेंस वहां से फुलफिल करे और अपना टाइटल परफेक्ट करे और उस कॉन्ट्रैक्ट को मेक गुड करे। ये वैसे अजीब सी बात है कि सी को भी यहाँ पे बाउंड किया गया है कि आप यानी एग्जाम्पल वो जो कॉन्ट्रैक्ट की सेक्शन में बात कर रहा है उधर सी को भी ये बाउंड कर रहा है कि आपने जब आपसे कंकरेंस मांगी जाए, परमिशन मांगी जाए, आपने वो ग्रांट करनी है। ये अमूमन ऐसे होता है कि मिसाल के तौर पे एक दादा जान थे किसी के, ये इसका बेटा है और इसके आगे दो बेटे हैं, मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ समझाने के लिए, बी और सी देख लें।
अच्छा, अब बी इसको ये प्रॉपर्टी गिफ्ट वगैरह पे दे देता है। जस्ट अ मिनट, अजान हो रही है। तो हम बात कर रहे थे कि ये दादा जान है, इसने प्रॉपर्टी बी को गिफ्ट कर दी, लेकिन बी पे ये कंडीशन लगा दी कि आपने जब ये प्रॉपर्टी आगे बेचेंगे तो आपने ए से परमिशन लेनी है, यानी अपने वालिद साहब से परमिशन लेनी है, फिर आपने ये प्रॉपर्टी आगे बेचनी है। और वालिद साहब पे भी ये पाबंदी लगा दी कि आपने भी ये प्रॉपर्टी जब भी आपसे परमिशन सीख करे उसको परमिशन देनी है बेचने की। ये इसलिए एक फैमिली कॉन्ट्रैक्ट या मोरल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मोरलिटी पे बेस करता है कि किसी की इज्जत रखने के लिए उससे कोई बात पूछ ली जाती है। इस तरह के मामलात में अगर यही एग्जांपल वो दे रहा है कि सी भी बाउंड हो को वो ए को कंकरेंस दे, ए को परमिशन दे, जब वो उसे परमिशन सीख करे और फिर भी ए यानी उसे परमिशन नहीं देता, तो बी ए को कंपेल करा सकता है थ्रू द कोर्ट कि वो अपनी परमिशन सी से ले, कंकरेंस ले और अपने टाइटल को परफेक्ट बनाए, ताकि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें किसी किस्म की डेफिशिएंसी ना रहे, वो मेक गुड हो जाए, वैलिड एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, कारामद कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। आगे हम चलते हैं सेक्शन क्लॉज सी की तरफ। क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 18, where the vendor professes to sell unencumbered property. unencumbered property अनइनकम्बर्ड प्रॉपर्टी कौन सी होती है? इनकम्बरेंस कहते हैं लाइबिलिटी को, अनइनकम्बर्ड नो लाइबिलिटी। यानी ए ने जब ये बी को प्रॉपर्टी बेची है तो ए ने बी से कहा है कि ये प्रॉपर्टी किसी भी लाइबिलिटी से पाक है, यानी इस प्रॉपर्टी पे किसी किस्म की लाइबिलिटी नहीं है, या ये ना ये मॉर्गेज की हुई है मैंने ये प्रॉपर्टी, ना ये प्लेज की हुई है, ना किसी को लीज पे दी हुई है, इस पे किसी किस्म की कोई लाइबिलिटी नहीं है, या हर किस्म की लाइबिलिटी से यानी पाक है ये प्रॉपर्टी, इस पे कोई लाइबिलिटी नहीं है और ये परफेक्ट है एक किस्म की प्रॉपर्टी। ये बात कर रहा है जहाँ पे ए उसको प्रोफेस करे कि ये इस प्रॉपर्टी पे कोई लाइबिलिटी नहीं है और ये बेचने के काबिल है ये प्रॉपर्टी, बट द प्रॉपर्टी इज मॉर्गेज्ड फॉर एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द परचेज मनी। लेकिन ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज थी, प्रोफेस उसने क्या किया है कि अनइनकम्बर्ड प्रॉपर्टी है, इस पे किसी किस्म की लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज थी। मॉर्गेज कितने पैसों के बदले थी? जिस तरह हमने मिसाल दी कि इनके दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो हुआ था 50 लाख का, और ये प्रॉपर्टी जिस ए ने सी के पास मिसाल के तौर पे मॉर्गेज रखी हुई थी कितने पैसों के बदले? मिसाल के तौर पे 40 लाख के बदले। तो यहाँ पे जब उस जितने यानी लोन के बदले में वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज की हुई थी वो लोन उस रकम से कम है जो रकम जो कंसिडरेशन उनके दरमियान आपस में तय हुई है परचेज मनी, तो भी बी ए को कंपेल कर सकता है कि आप राइट टू रिडीम यूज करके ये प्रॉपर्टी सी से वापस लें, सी से इसको मॉर्गेज प्रॉपर्टी को छुड़वाएं, रिलीज करवाएं उसको 40 लाख दे के और अपना टाइटल परफेक्ट बनाएं ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट मेक गुड हो सके। यही बात कर रहा है। वेयर द वेंडर प्रोफेसेस टू सेल अनइनकम्बर्ड प्रॉपर्टी बट द प्रॉपर्टी इज मॉर्गेज्ड फॉर एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द परचेज मनी। ये शर्त है कि जो जिस लोन के बदले में वो मॉर्गेज की गई थी वो उनकी परचेज मनी से ज्यादा ना हो, नॉट एक्सीडिंग द परचेज मनी, एंड द वेंडर हैज इन फैक्ट ओनली अ राइट टू रिडीम इट। वेंडर के पास राइट है कि उसको रिडीम कर सकता है लोन पे करके। द परचेजर में कंपेल हिम टू रिडीम द मॉर्गेजी, टू रिडीम द मॉर्गेजी यानी मॉर्गेजी को वो रिडीम करे, उसका जो लोन है उसको वो दे, एंड टू ऑब्टेन अ कन्वेंस फ्रॉम द मॉर्गेजी, और उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेजी से ऑब्टेन करे ताकि उसका टाइटल लोन परफेक्ट हो जाए और उनका कॉन्ट्रैक्ट मेक गुड हो जाए, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मान जाए। अच्छा, अब क्लॉज डी की तरफ हम आते हैं। वेयर द वेंडर और लेसर uses for specific performance of the contract and the suit is dismissed on the ground of his imperfect title। यानी कि इसी मिसाल को देख लेते हैं। वो हम रिलीज कर देते हैं कि ए का जो टाइटल था इस प्रॉपर्टी को इम्परफेक्ट था, वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज थी, लेकिन ए इस
बाद में ये बी ने डिनाई कर दिया कि आपका जो टाइटल है वो इम्परफेक्ट है, मैं आपकी प्रॉपर्टी को नहीं लेता। एक या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कोर्ट के पास, कोर्ट ने उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट इस बेस पर डिसमिस कर दिया कि आपका तो इस प्रॉपर्टी पर राइट ही इम्परफेक्ट, टाइटल ही इम्परफेक्ट है, आप इस प्रॉपर्टी की, आप इस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकते। तो क्या होगा? Where the vendor or lessor sues for specific performance of a contract and the suit is dismissed on the ground of his imperfect title, the defendant has a right to return of his deposit with interest thereon to his cost of the suit। अच्छा, यहाँ पे lesser sues for specific performance of the contract and the suit is dismissed on the ground of his imperfect title, the defendant has a right to return of his deposit। यानी ए ने सूट फाइल किया बी के खिलाफ कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करे। ए का सूट इस बेस पर डिसमिस हो गया कि आपका तो टाइटल ही इस प्रॉपर्टी पे इम्परफेक्ट है, आपको हम कोर्ट के दिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करते। तो उस सूरत में अब बी के पास एक ये राइट एग्री हो गया कि उसने इस प्रॉपर्टी के बदले जो ए को पैसे देने थे वो पैसे या पैसे दे दिए, उन पैसों को वापस ले ले विद इंटरेस्ट, इन पे वो इंटरेस्ट भी ले सकता है और मजीद कॉस्ट एज ए कंपनसेशन के तौर पर भी ले सकता है। क्योंकि जब इसने मुझे प्रॉपर्टी बेची थी तो वो इम्परफेक्ट टाइटल की थी, तो इसके पास टाइटल ही नहीं था, तो इसने मुझे प्रॉपर्टी क्यों बेची? इस चीज को बेस बनाते हुए वो उसका एक राइट एक्टिव हो जाता है। अगर इसका सूट ड्यू टू इम्परफेक्ट टाइटल डिसमिस हो गया तो इसका राइट एक्टिव होगा, क्या राइट एक्टिव होगा? डिफेंडेंट हैज द राइट टू रिटर्न ऑफ हिज डिपॉजिट, जो इसने डिपॉजिट किए थे 50 लाख में से फॉर एग्जांपल 20 लाख उसने दे दिए थे उसे, तो उनको वापस ले सकता है विद इंटरेस्ट देयर ऑन, उन पे इंटरेस्ट भी ले सकता है टू हिज कॉस्ट ऑफ द सूट। और इसने जो सूट फाइल किया था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, उस पे बी उस सूट में डिपेंडेंट था, बी का जो उस सूट में खर्चा हुआ है उसको भी वो उससे रिकवर कर सकता है, ले सकता है ए से या प्लेंटिफ से। एंड टू लीन, राइट टू लीन भी कहते हैं, लीन भी कहते हैं, एंड टू लीन फॉर सच डिपॉजिट, और उस डिपॉजिट पे जो उसने किया था लीन भी ले सकता है। लीन भी यानी लीन बेसिकली आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में राइट टू लीन पढ़ा होगा कि उसके बदले में सिक्योर करने के लिए उसने कोई प्रॉपर्टी रख ली उसकी। 20 लाख इसने दिया हुआ था, अगर ये ए बी को 20 लाख रुपए नहीं देता या इंटरेस्ट उसके ऊपर नहीं देता या जो सूट और कॉस्ट ऑफ द सूट नहीं देता, तो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको इसने लीन के तौर पे रखा हुआ तो बी उसको पोजेस कर सकता है कि इतने तक आप मेरे पैसे नहीं देते, मेरे डिपॉजिट मनी मुझे वापस नहीं करते विद इंटरेस्ट, या मुझे कॉस्ट ऑफ द सूट नहीं देते, इतने तक आपकी प्रॉपर्टी मेरे पास है, इसे राइट टू लीन कहते हैं। इंटरेस्ट एंड कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ वेंडर और लेसर इन द प्रॉपर्टी एग्रीड टू बी सोल्ड ऑर्डर्ड, वही बात कि वो अपनी सारी जो उसने डिपॉजिट किए हैं उनको भी ले सकता है, इंटरेस्ट भी ले सकता है और कॉस्ट भी सूट की ले सकता है, और अगर वो नहीं देता तो राइट टू लीन का हक भी डिफेंडेंट यानी बी इधर लगता है। तो ये बेसिकली उसके 4 राइट इन्होंने बताए हमें सेक्शन 13 में कि जब कोई परचेजर किसी प्रॉपर्टी को परचेज करता है या लेसर लेसी किसी प्रॉपर्टी को लीज पे लेता है, लेकिन जिस शख्स से वो ले रहा है उस शख्स का उस प्रॉपर्टी का जो टाइटल था वो इम्परफेक्ट था, तो परचेजर के पास या लेसी के पास क्या क्या राइट्स है? तो 4 राइट उन्होंने बताया कि पहला राइट तो ये है कि बाद में अगर जिस शख्स का इम्परफेक्ट टाइटल था जो लेसर या सेलर था, जब उसका सब्सिक्वेंटली उस प्रॉपर्टी में कोई भी इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है तो वो उस इंटरेस्ट में से उस कॉन्ट्रैक्ट को मेक गुड बनाएगा, यानी अपने परफेक्ट को, अगर उसका टाइटल परफेक्ट हो गया तो उसको कॉन्ट्रैक्ट को मेक गुड बनाएगा और परफेक्ट टाइटल से फिर प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर करेगा। दूसरा हमने पढ़ा कि अगर कोई ऐसी इस वजह से उसका टाइटल इम्परफेक्ट था कि उसने किसी तीसरे शख्स से कंकरेंस लेनी थी प्रॉपर्टी बेचने से पहले, और तीसरा शख्स भी बाउंड था कि अपनी कंकरेंस उसे दे के जब वो आपसे कंकरेंस मांगे, लेकिन उससे कंकरेंस नहीं ली, तो बी उसको कंपेल कर सकता है, परचेजर उसको कंपेल कर सकता है कि आप उस शख्स से कंकरेंस लें ताकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट में गुड हो सके, इसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सके और आपका टाइटल परफेक्ट हो ताकि ये प्रॉपर्टी मुझे परफेक्ट टाइटल के तहत मिले। तीसरी हमने ये चीज़ पढ़ी कि जहाँ पे जिस शख्स ने इम्परफेक्ट टाइटल वाला जो शख्स है उसने प्रॉपर्टी बेचते वक्त ये प्रोफेस किया था कि ये प्रॉपर्टी अनकम्बर्ड है, इस पर कोई लाइबिलिटी नहीं है, ये कहीं पे मॉर्गेज नहीं है,
लेकिन पता चला कि वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज्ड है, और मॉर्गेज जितने लोन के बदले में है वो लोन की रकम उस रकम से कम है, उस कंसिडरेशन से कम है जो उस प्रॉपर्टी के सेल परचेज में ए और बी के दरमियान तय पाई गई थी। तो बी ए को कंपेल कर सकता है कि आप उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज जिसके पास है उसको लोन वापस करें, और उस प्रॉपर्टी की जो मॉर्गेज है उसको रिलीज कराएं, ताकि आपको उस प्रॉपर्टी पर टाइटल परफेक्ट हो और मैं परफेक्ट टाइटल से फिर आपसे प्रॉपर्टी लूँ। चौथी कंडीशन मैंने ये पढ़ी कि जहाँ पे इम्परफेक्ट टाइटल वाला सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल करता है और उसका सूट इस बेस पर डिसमिस हो जाता है कि आपका टाइटल जो है इस प्रॉपर्टी पे इम्परफेक्ट है, आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकते, तो इस सूरत में जो डिफेंडेंट है उस सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में, यानी परचेजर जो है उसके पास ये राइट है कि वो अपनी डिपॉजिट मनी वापस ले सकता है विद इंटरेस्ट एंड कॉस्ट ऑफ द सूट। ये बेसिकली आज का हमारा लेक्चर था, जो मैंने आपको एक शॉर्ट लास्ट में ओवरव्यू दिया। उसके बाद हमने दो जजमेंट भी डिस्कस की थी कि मैं गुड कॉन्ट्रैक्ट को मैं गुड का जो प्रिंसिपल है इक्विटेबल डॉक्ट्रिन से लिया गया है, कॉमन लॉ डॉक्ट्रिन से लिया गया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम आगे कॉम्पनसेशन और अगर कोई लिक्विडेटेड डैमेजेस थे, किसी कॉन्ट्रैक्ट में ये बात तय की गई थी कि इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर ब्रीच करते हैं तो इतने डैमेजेस इसको देने होंगे ब्रीच करने वाले को। लिक्विडेटेड डैमेजेस की सूरत में क्या हम उस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकते हैं या नहीं करा सकते, और कॉम्पनसेशन के हवाले से सेक्शन 19 और 20 को हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तो ये आज का लेक्चर था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।